नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विषय के अंतर्गत अध्याय 1 में उसके भाग 3 में फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। पिछले बार हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, उसने वहाँ की जनता पर कर का भार बढ़ा दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? प्राचीन राजतंत्र के फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र के समय जो फ्रांस का जो सम्राट होता था उसको ये अधिकार नहीं था कि अपनी स्वेच्छा से वो कर लगा दे जनता के ऊपर। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी जो उसकी प्रतिनिधि सभा थी उसकी बैठक बुलानी पड़ती थी और उस कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ती थी, उनकी सहमति जरूरी होती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। देखो अपन जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज था 3 वर्गों में विभाजित था। तो तीनों वर्ग के जो लोग थे, तीनों स्टेट के जो लोग थे, वो अपने अपने प्रतिनिधि इसके अंदर सदस्यों को भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और इसकी अंतिम बैठक कब हो। सन 1614 में इसकी अंतिम बैठक आयोजित की गई, बुलाई गई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। 1789 में 5 मई को फ्रांसीसी सम्राट ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक का जो उद्देश्य था क्या था? नए करों के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति प्राप्त करना। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आपस में आमने सामने कतारों में बैठ गए, जबकि तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े किए गए। देखो 300 प्रतिनिधि तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के, उसके पीछे जो तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे उनको पीछे खड़ा किया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जो शिक्षित वर्ग था, समृद्ध वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वो तीसरे स्टेट का नेतृत्व कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, उन पर रोक लगाई गई थी। फिर भी लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई। हालांकि आम पब्लिक का वहाँ पे प्रवेश निषेध था, तो उनकी मांगों के पत्रों तैयार किए गए, सूची बनाई गई और उसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर बैठक में गए। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग एक मत देता था। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की। इस बार भी वो चाहता था कि प्रत्येक वर्ग केवल एक मत ही देगा। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार जो मतदान होगा पूरी सभा के प्रतिनिधि मतदान करेंगे, जिससे प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। सम्राट ने क्या करा? उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कौन सा प्रस्ताव? सारे प्रतिनिधियों के मत देने के अधिकार को उसने अस्वीकार कर दिया। तो तीसरे स्टेट के सारे प्रतिनिधि
विरोध स्वरूप सभा के बाहर आ गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वर्साई एक शहर का नाम है, वहाँ पे स्थित इंडोर टेनिस कोर्ट है। वहाँ पे सारे प्रतिनिधि 20 जून को एकत्रित हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली क्या है? फ्रांस की संसद। और वहाँ पे शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। असेंबली का निर्माण करने का प्रमुख जो उद्देश्य था, फ्रांस के शासक की शक्तियों पर रोक लगाना। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। हालांकि खुद कुलीन परिवार में जन्मा था, इसके बावजूद वो जो सामंती विशेष अधिकार प्राप्त वाले लोग थे, उन समाज के लोगों के इन अधिकारों को समाप्त करना चाहता था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावकारी प्रचार पुस्तिका यानी पंपलेट लिखा। स्वयं पादरी था। तीसरा स्टेट क्या है उसको परिभाषित करते हुए उसने एक पंपलेट यानी प्रचार पुस्तिका लिखी। अब आगे कहाँ गया? आगे को कहाँ गया? बंद कर दिया। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरे फ्रांस के अंदर आंदोलन की आग छिड़ गई थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई, फसल को नुकसान हुआ और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। उनका भोजन क्या था? पाव रोटी, जो कि उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। जमाखोरी मतलब किसी प्रतिबंधित वस्तुओं को जमा करना। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। जब काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद उनको पाव रोटी की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होंने उस दुकान पे हमला बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद का मतलब है उसको ध्वस्त कर दिया। देहाती इलाके यानी ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों को बुलाया है, जो किसानों की पकी हुई फसल को नुकसान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसी अफवाह पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। जो किला था वहाँ का बास्तिल का, उस बास्तिल के किले पर वहाँ के लोगों ने, किसानों ने अपने कृषि के जो औजार थे उनसे आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला के राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी राज्यों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यह भी मान लिया गया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा।
यानी उसके अधिकारों पर संविधान द्वारा पाबंदी लगा दी गई। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों से चली गई। लिब्रे क्या है? लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा है, जिसे किस नाम से जानते हैं? लिब्रे के नाम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।